So let's start our prelims classes. Prelims classes, Indian Partnership Act, and we have covered up to section 27, and now it is the case of section 28. It is only for the prelims classes. Foundation course के लिए मैं आपकी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी और वहाँ पर वो वेल रिकॉर्डेड भी है. तो प्लीज कम टू सेक्शन 28. दिस इज फॉर द prelims classes. First question in your exam will come from the heading itself. Which section deals with the doctrine of holding out, and this is section 28. पहला क्वेश्चन prelims का यहीं से आएगा. Secondly, you see like this, which of the following sections defines the doctrine of holding out? This is section 28. हम मैक्सिमम टाइम ऐसे केस आता है. Doctrine of holding out is mentioned in section 28. तो सेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए. Now you go to the Bail Act. You go to the Bail Act. Anyone, read it with me. Anyone who by words or by conduct, who by words spoken or written or by conduct represents himself or knowingly, please highlight this word, knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm, is liable to anyone who has given credit to the firm on the faith of such representation. ठीक, जैसे कि अब मैंने आपको ये देखिए रीडिंग कर दिया मैंने आपके लिए. अब इसमें से मैं समझाता हूँ एक बार आपको, और कहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको. पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सेक्शन 28 में जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दी हेडिंग इट्सेल्फ. ये तो बात होगी पहले ही. लेकिन इस सेक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है, इस सेक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग टेक्निकलिटीज है वहां से क्वेश्चन आता है. तो आइडियली तो ये सेक्शन 28 डॉक्ट्रिन होल्डिंग आउट सभी को फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से या मेंस ओरिएंटेड कोर्स के हिसाब से ही रेडी करना चाहिए. अदरवाइज प्रीलिम्स में थोड़ा डाइस ही रहेगा. लेकिन फिर भी ओनली प्रीलिम्स के लिए करना है तो फिर भी समझ लेते हैं. मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखें जो जिसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. तो बेसिकली डॉक्ट्रिन होल्डिंग आउट कहाँ अप्लाई होती है? जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति जो कि पार्टनर नहीं है, द पर्सन हिमसेल्फ इज नॉट पार्टनर, ही इज नॉट द पार्टनर, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ही हैज हेल्ड टू बी ए पार्टनर. एक व्यक्ति पार्टनर है नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेक्शन 20 एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 28 ही इज मेड लायबल एज इफ ही इज ए पार्टनर. उसके क्रियाकलाप ऐसे हैं, उसके एक्शंस कुछ ऐसे हैं, उसकी वजह से उसको एज ए पार्टनर ही होल्ड आउट किया जाता है. इसलिए बोलते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट. बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल. अब कैसे समझेगा? अब यहां से टेक्निकलिटीज में आ जाएंगे. देखिए, एनीवन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, एनीवन मीन्स यहां पर द पर्सन हु इज नॉट द पार्टनर. एनीवन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ. इसको ऐसे इतना पढ़िए अब ऐसे. एनीवन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, खुद रिप्रेजेंट करता है या किसी दूसरे व्यक्ति को नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी ए पार्टनर इन ए फर्म. तो इस व्यक्ति की गलती सिर्फ इतनी है और उस गलती की सजा इसको मिलेगी. सजा क्या मिलेगी? वस्तुतः इन प्रैक्टिकल इन रियलिटी ही इज नॉट ए पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है, लेकिन इसकी सजा क्या है कि इसको ऐसे ही देखा जाएगा, लीगल लायबिलिटी इसकी वैसे ही होगी जैसे ये खुद पार्टनर हो. और वो क्यों होगी? बिकॉज इसने एक काम किया, इनमें से एक काम किया. ही हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेड टू ए पार्टनर, या तो उसने खुद को दूसरों के सामने अपने आप को ये दिखाया कि यस मैं ही 30 मार खा हूं, है ना, यानी कि मैं ही पार्टनर हूं, मैं भी इस पार्टनरशिप में एक पार्टनर हूं. देखिए, एक पार्टनर एज ए एजेंट लायबल होता है, उसकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, अनलिमिटेड होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना. तो आप पार्टनर नहीं है, लेकिन आपने काम क्या किया कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज टू बी ए पार्टनर, कि आप अपने आप को पार्टनर दिखा रहे हैं. ये तो पहली चॉइस हुई. या तो आप ये करेंगे, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो
तो आप क्या करने, यू आर नोइंगली परमिटिंग हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर। यहां पे आप ओवर स्मार्ट कर रहे हैं एक तरीके से, मान लीजिए कि मैं खुद तो बच रहा हूं, मैं खुद नहीं कहूंगा मैं पार्टनर हूं, तुम कुछ भी कहते रहना साइड में, तो मैं प्ली ले लूंगा, मैं तो मुझसे कुछ कहा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर कि इफ यू आर नोइंगली परमिटिंग, अगर आप जानबूझ करके विद योर नॉलेज किसी दूसरे व्यक्ति को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करे, तो आपने दो काम किए, दो में से एक काम किया। क्या काम किया? क्योंकि मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड। देखिए शब्द क्या है यहाँ पर, और है, और मीन्स या, तो या तो आप ये करें, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ये है, सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है, इनमें से कुछ एक भी करेंगे, ठीक है। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन अगेन दिस कैन बी क्वेश्चन, दिस कैन बी बाय वर्ड्स और दिस कैन बी बाय कंडक्ट। तो दिस रिप्रेजेंटेशन मे बी बाय वर्ड्स or it may be conduct. In case of conduct you can say it may be implied, and even in case of words these may be the verbal spoken words or these words may be written words as well. So in this way कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा नंबर वन या तो रिप्रेजेंट करे टू बी ए पार्टनर, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यस आई एम द पार्टनर, और अगर ये नहीं करता है तो ही इज हिमसेल्फ allowing someone to be represented as a partner. So if it happens, if these conditions are satisfied, then what will be the consequence? What will be the consequence? What will be the consequence? He is liable. That person is liable to anyone. Anyone यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति liable होगा कौन? Anyone कौन? Who? Who has given credit to the firm? Who has given credit to them? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उस फर्म को क्रेडिट दिया हो। क्रेडिट इन द फॉर्म मनी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकती है, एनीथिंग हो सकती है, और कैसे दिया? ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट विल नॉट बी एप्लीकेबल। दिस इज व्हाट? ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन ही हैज गिवन क्रेडिट। अगर केवल क्रेडिट देगा, देखिए the third party, if third party has given credit at his own, अपने लेवल पे दे दिया उसने, without irrespective of the representation, then doctrine of holding out will not be applicable. दोनों ही बातें होनी चाहिए। ब्लू और ग्रीन सर्कल जो आप देख रहे हैं, he has given credit and it should be on the faith of the representation. Then the person who was representing himself, जो अपने को पार्टनर दिखा रहा है या अलाउ कर रहा है, he is liable कैसे? he is liable as a partner. इसलिए ध्यान रखना, he is liable कैसे? इस लाइन को ऐसे पढ़िए, देखिए ऐसे, you will, he is liable as a partner in that form. he is liable कौन है ये? जो व्यक्ति पार्टनर नहीं था लेकिन उसने क्या काम किया? he represented himself or knowingly permitted himself to be represented. अगर इनमें से एक भी काम किया, in that case he is liable एज ए पार्टनर, उत्तरदायी होगा पार्टनर के रूप में। और किसके प्रति? इसके प्रति। ये व्यक्ति ऐसे पढ़िए आप, टू एनीवन हु हैज गिवन क्रेडिट टू द फर्म, व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। हाँ है ना? बताइए, ये बात समझ में आई नहीं आई? बताइए, यहां तक बताइए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेन्स, वेदर द पर्सन कौन सा? representing himself or represented to be partner, whether this person does or does not know that representation has reached the person so giving credit. very important, ध्यान रखना बचवा ई का, क्योंकि यहां से अगर जा रहे हो हरियाणा में, अगर जा रहे हो दिल्ली में, जा रहे हो किसी भी टेक्निकल एग्जाम में, तो इस लाइन को मत भूलना। यहां पर क्या है खास बात, क्या बात आ गई अभी, कि वो व्यक्ति जिसने अपने आप को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट किया, भले ही उसको ये पता हो या नहीं पता हो कि जो मेरी रिप्रेजेंटेशन कहीं और पहुंची या नहीं पहुंची। व्हाट इट मीन? सी फॉर एग्जांपल, यू सी द एग्जांपल, इफ आई हैव दिस एग्जांपल, आप इस बात को एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग ये लेते हैं, देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म of
A, B and C. These are three partners in this firm, and this is a D. D is not a partner. D is not a partner, and he makes a representation. ठीक, he makes a representation to whom? To X, that he is also a partner. You please see this. तो D in this case जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं आपको, D is making directly representation to X that he is a partner. ठीक, and on the faith of this representation X gives credit to the firm A B C. X ने किसको क्रेडिट दिया? फर्म को दिया ABC. किसके बेस पे किया? ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ D के फेथ पर दे दिया. देन व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंस? द पार्टनरशिप फर्म यानी कि ABC को दिया. D कौन है? D पार्टनर नहीं है. इसने क्या किया था? X को कहा था. देन X ने क्रेडिट दिया इसको. ये सिचुएशन आई. इन दिस केस X कैन मेक D लायबल. X कैन मेक D लायबल on the basis of holding out. ये तो हुआ डायरेक्ट सिचुएशन. on the basis of holding out, D is stopped from denying that he is a partner. ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई जो मैं आपको समझा चुका, उसको इलस्ट्रेशन आया है. सेकंड पार्ट पर आएंगे इसके कि यहां तो सीधी सीधी बात है. यहां पर रिप्रेजेंटेशन किसने की थी? D ने सीधे X को की थी कि देखो भाई मैं इसका पार्टनर हूं. अब जो सेकंड क्लॉज है वो बहुत भयंकर है. वो क्या कहती है कि मान लीजिए D ये इसना, मैं इसको कट करता हूं आपको, आप इसको वैसे पढ़िए. नाउ D makes representation कि he is a partner, or he allows someone to make representation but not directly to X. Not directly to X. Suppose he is pretending to be someone Y को उसने बोला, Z को बोला, X को डायरेक्टली नहीं बोला. ठीक है, बट घूमते घूमते बात Y यहां तक X तक पहुंच गई. अब X ने पहुंचाई, Z ने पहुंचाई कि अरे सुना तुमने D भी पार्टनर है. हमसे कह रहा था D पार्टनर है. अच्छा D भी पार्टनर है, फिर तो भाई फर्म जो है अब मतलब रिलायबल हो गई. अब ये अब D की नॉलेज में ही नहीं है कि D की नॉलेज में ही नहीं है कि X को, मैंने तो कहा नहीं, अगर मैं D हूं तो मैंने तो कहा नहीं X भाई साहब सुनो मैं भी पार्टनर हूं, ऐसे मैंने कहा नहीं. किसी और को भी मैंने कहने नहीं दिया, मैंने तो किसी और के संदर्भ में बात हुई थी. बट दिस रिप्रेजेंटेशन हैज रीच टू X विदाउट द नॉलेज. तो इन दैट रिगार्ड प्लीज रीड दिस सेकेंड. whether the person in our example D, whether the person D does or does not know, उसको पता है या नहीं पता है किस बात का? that representation has reached the person X, so giving his credit. हाँ है ना? तो ये हुई नेक्स्ट पार्ट इसका. जो सेकंड पार्ट है इसका कि यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या कि क्या जो पर्सन है जिसको आप होल्ड आउट करना है पार्टनर, उसकी नॉलेज मैटर करती है नहीं करती? तो डज और डज नॉट नो वेदर द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड टू द पर्सन गिविंग क्रेडिट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, उसकी खुद की नॉलेज में ये बात है या नहीं है कि थर्ड पार्टी पर रिप्रेजेंटेशन पहुंच गई है, वो ये मैटर नहीं करता है. ठीक है, डज और डज नॉट नो की वजह से यहां से फिल्म से क्वेश्चन आएगा. आई होप ये बात समझ गए होंगे आप लोग. हाँ जी, नेक्स्ट पर आइए. इसी पॉइंट पर आप लोग केस लॉ लिख लीजिए. केस लॉ आता है और यहां से पूछ लेंगे आपसे विच केस लॉ इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्ड आउट. मुंटन वर्सेस रदरफोर्ड. इसी पॉइंट पर है कि वो नोइंगली जानता था नहीं जानता था उसको, वो नॉलेज पार्टनर पर ही. एक केस लॉ और है, वो भी देख लीजिए आप लोग. एक है मेसर्स ग्लोरियस प्लास्टिक्स लिमिटेड वर्सेस
लगाटे एंटरप्राइजेस। एक केस हुआ बस, ठीक। अब 2 केस आए, एक और थर्ड केस और इसी टॉपिक पर है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पर। यह भी पूछा जाता है, स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन। तो ये भी ध्यान रखना है, 3-4 केस हैं यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पर पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो ये हुआ आपका कि डज और डज नॉट नो पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ द, वेयर आफ्टर ए पार्टनर्स डेथ, पार्टनर की डेथ हो गई है, द बिजनेस इज कॉन्टिन्यूड इन द ओल्ड फर्म। बिजनेस इज कॉन्टिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम, ठीक। द continued use of that name or the deceased partner's name as a partner thereof shall not by itself make liable or his legal representative or his estate for any act of the firm done after his death। अब यहां से ये जो पैरा 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी है, ध्यान रखना, यहां पे समझ जाइए। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में क्या होगा। बड़ी मुश्किल तो रिकॉर्डिंग होती है। हाँ जी हाँ, सी दिस इज द केस रिलेटेड ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट यू कैन से द डेथ ऑफ द पार्टनर, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। यानी कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो एप्लीकेबल नहीं होती है, ध्यान रखना। कैसे नहीं होगी समझिए। क्या सिचुएशन है, पार्टनर की डेथ हो गई है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है। पार्टनर तो चला गया, ए बी सी 3 पार्टनर थे, 3 में से एक की डेथ हो गई, लेकिन जो बिजनेस है, बिजनेस कंटिन्यू रहा, उसी नेम से हुआ, ए बी सी के नाम से ही बिजनेस चल रहा है। वो जो फर्म का नेम था उसी के नेम से अभी तक ये बिजनेस चल रहा है, इज कॉन्टिन्यूड, ठीक है, उसी के नाम से चल रहा है। समझे नहीं समझे? तो बिजनेस इज कॉन्टिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम। तो दिस continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof। अब क्योंकि आप उसी नाम से बिजनेस को चला रहे हैं, या अभी भी जो मृतक भागीदार था उसका नाम चल रहा है, पार्टनर उसका नाम चल रहा है उसमें से ही, continued use of the deceased partner's name as part thereof। जो मृतक भागीदार था उसका नाम अभी तक इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी, इट मीन्स व्हाट, कि भले ही उस मृतक भागीदार का नाम चल रहा हो उसमें, या उस पिछले वाले नाम से ही बिजनेस को चलाया जा रहा हो, उसके बावजूद भी, यानी कि उस इतना सब होने के बावजूद भी क्या होगा, shall not make liable his representative or his estate। उसका जो विधिक उत्तराधिकारी होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसका, जो मृतक भागीदार है, जो डिसीज्ड पार्टनर है, या उसकी एस्टेट यानी कि उसकी संपदा है, उसका कोई भी उत्तरदायित्व केवल इस वजह से नहीं होगा, फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। उसकी डेथ के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में अगर कोई कार्य किया गया है, कोई एक्ट ऑफ द फर्म की कैटेगरी में आता है, यानी कि सेक्शन 2A एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक, उस कैटेगरी में आता है, तो उस एक्शन के लिए जो पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उत्तरदायी नहीं होगा, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। या फिर डिसीज्ड पार्टनर की जो एस्टेट है, जो संपदा है, जो उसके पास प्रॉपर्टी है, दैट शैल नॉट बी लायबल, शैल नॉट मेक इटसेल्फ लायबल। तो इटसेल्फ का मतलब है कि क्योंकि तुम्हारा जैसे मान लीजिए बिटुआ है, ऐसे मान लेते हैं, एक बोर्ड पे देखिए आप लोग, ए बी सी, अब सी भाई साहब चले गए वापिस भगवान जी के पास,
इनके बिटुआ रह गए डी। ठीक, अब फर्म का नाम जो है, बिजनेस जो है, पहले एबीसी था, अब भी एबीसी के नाम से ही चल रहा है। ठीक है, तो एबीसी की वजह से इनकी एक्स के प्रति कोई लायबिलिटी है, एक्स की प्रति कोई लायबिलिटी है, ये एक्स इज ए थर्ड पार्टी, तो ही कैन नॉट होल्ड द डी लायबल हु इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी। सी डी को ना एलआर ऑफ सी। तो एक्स ये नहीं कह सकता कि देखो डी भैया तुम्हारे नाम, पहले नाम से बिजनेस चल रहा है, मर गया तो हम क्या करें, ना जी ना। 28 says in case of death of the partner, doctrine of holding out will not be applicable just because the business is continued in the same name or it is shown that deceased partner का नाम अभी भी as a part thereof, कि उसका अभी पार्ट है वैसे शो किया हो, केवल इस वजह से नहीं होगा। तो प्लीज लेट मी नो ये आपको बात समझ में आई नहीं आई। यहां से हर पॉइंट है जो मैंने समझाया है, you can see the question. So with these words I think it's more than enough for you. केस लॉज मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो केस लॉज इसमें आएंगे मैं दोबारा बता देता हूं। इंपॉर्टेंट केस लॉज ओवर द टॉपिक, नंबर वन इज मोंटन, MUNTON, मोंटन वर्सेस रदरफोर्ड। नंबर टू, मेसर्स ग्लोरियस प्लास्टिक्स। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा केस डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट से रिलेटेड है, वर्सेस लगाटे एंटरप्राइजेस। एंड थर्ड केस इज व्हाट, थर्ड केस ये है स्कार्फ, SARF, स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेंगे आप लोग, इतना कर लीजिए। कल्याण बस्ती, दिस इज प्रीलिम्स क्लासेस फॉर सेक्शन 28।